Hi, welcome on Evergreen Classes. Now you are interacting with चंदन कुमार। तो अब हम कुछ पोइट्री के सेक्शन के जो राइटर्स हैं, ऑथर हैं या राइटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कि पोइट्री के अलावा कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं। तो एक एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक पोइट्स को रखने के लिए, जिससे कि आपको एक साथ एक जगह पे पढ़ने का आपको अच्छा अवसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्टर डिलामेयर की बात करते हैं, जिसके द्वारा एन एपिटैफ लिखा गया है। मैंने वर्ड्स की पावर को कवर करा दिया है, सारे वर्ड मीनिंग आप अपने वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि वॉल्टर डिलामेयर जो है वो कौन थे, कहाँ के थे। तो वॉल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 में हुआ था और डेथ 1956 में हुई थी। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? तो वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ शार्लटन इन केंट। इसको चार्लटन या शार्लटन जो आपको उचित लगे उस हिसाब से आप अपना प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है, तो केंट में एक जगह था, विलेज का नाम है शार्लटन, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। मतलब 4 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी गुजर चुके थे और उन्हें फैमिली को लेकर के लंदन शिफ्ट होना पड़ा था, लंदन जाना पड़ा था। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। कहते हैं कि उनका जो एक बच्चों की जो एक दुनिया है, उनके प्रति जो सेंसिटिव तो आप जानते ही हैं, बहुत इजी वर्ड है। सेंसिटिव जो चिंताएं हैं या कंसर्न है, उनके लिए उन्हें जाना जाता है। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और सुपर नेचुरल जो वर्ल्ड है उनके ऊपर। अब सुपर नेचुरल चीज़ क्या होती है? तो सुपर नेचुरल चीज़ वो होती है जो नेचर में आसानी से जो है दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी होता है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ है इस दुनिया में जो इस दुनिया को चला रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और इस सारी प्लैनेट्स को, सारी यूनिवर्स को, सबको एक जगह पे बना के रखा हुआ है। ये है सुपर नेचुरल पावर। खास करके सुपर नेचुरल पावर ह्यूमन के अंदर नहीं होती है। ये फिल्मों में दिखा देते हैं, अलग बात है, कभी कुछ दिखा देते हैं उड़ते हुए, कभी कुछ दिखा देते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर हमारे अंदर नहीं होती है। हम मशीन बना करके, रॉकेट बना करके या कुछ बना करके कहीं से कहीं तो जा सकते हैं, लेकिन हम खुद अपने अंदर सुपर नेचुरल पावर क्रिएट नहीं कर सकते। अभी तक मनुष्य ने जितनी भी चीज़ें सुपर नेचुरल तरीके से करने की कोशिश करी, वो अभी तक इसी धरती के जो पार्टिकल थे उसी को बना के करी है। इंसान खुद अपने आप को कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर सकता अभी तक। चांद पे भी जाता है तो रॉकेट लेके जाना। अब रॉकेट किससे बनता है? रॉकेट में कंपोनेंट यूज़ होने वाला होता है, वो किससे बनता है? वो जो चीज़ बनता है वो किससे बनता है? तो सारा धरती का ही पार्टिकल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, उसी से इंसान ने अभी तक कुछ बनाया है। ठीक है, इंसान खुद अपने से बिना इस मटेरियल का या एटम्स का यूज़ किए हुए खुद कुछ भी नहीं बना सकता। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। ये खास करके जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे चला जाए, मेडिकल साइंस हो या कोई भी साइंस हो, लेकिन जितनी भी चीज़ें साइंस ने आज तक डेवलप करी है, सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे नेचर में अवेलेबल है, जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं से लेकर के जो है बनाया है। अगर ये एटम का यूज़ ना करे जो हमारी धरती पे अवेलेबल है, एलिमेंट्स का यूज़ ना करे, तो क्या वो कोई चीज़ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इससे पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग पूरा का पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्स में पहले से अवेलेबल है उसी चीज़ को खोज खाज करके एक नया चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर में अभी तक सुपर नेचुरल पे पावर नहीं आई है। ठीक है, तो यही होता है सुपर नेचुरल। इसको मैंने थोड़ा सा ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से समझने के लिए। अब आगे दे रखे हैं, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनके जो सॉन्ग्स, ये उनका अपना राइटिंग है, वर्क्स है, उसके बारे में ये क्योंकि हाईलाइट किया हुआ है, आपने देखा है कि ब्लैक में लिखा हुआ है। और उनका जो पीकॉक है पाई, ये जो सपनों की दुनिया है, मैंने बताया था सुपर नेचुरल चीज़ें क्या होती है, सपनों की दुनिया में होती है। तो जो सपनों की दुनिया है उनके बारे में वर्णन करती है, डिपिक्ट करती है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकली। लेकिन इस सॉन्ग में भी क्या है? मेलनकली का दर्शन है, मेलनकली का कहीं ना कहीं रूप है या नोट है। अब मेलनकली क्या होते हैं? तो मेलनकली होता है कोई पास्ट में आपके साथ घटना घट गया,
कुछ आपके साथ हादसा हो गया, कुछ हुआ है ऐसा, मेंटली हुआ, फिजिकली हुआ, साइकोलॉजिकली हुआ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसको लेकर के उदास बैठे हुए हैं, उसको सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, तो इसको मेलनकली कहा जाता है। उच्चारण का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे CH चा नहीं होगा, मेलनचली मत पढ़िएगा, मलनचली मत पढ़िएगा, मेलनकली होंगे, ठीक है। द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। पोइट जो है हमें जगाते हैं, चौकन्ना करते हैं, अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं कि मॉडर्न जो लाइफ है उसमें किस प्रकार की इनह्यूमन कंडीशन है। मतलब आधुनिक ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, हम जी तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्टिविटी है वो इनह्यूमन है। मतलब हम इनह्यूमन कंडीशन लगा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो हमें नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ें मैंने पहले बता दिया सुपरनैचुरल में, वो क्या है, बहुत जगह पे क्या है, इनह्यूमन कंडीशन है। मतलब ह्यूमन क्या कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है, एक नई चीज़ खोजने का प्रयास कर रहा है, एक नया एलिमेंट खोजने का प्रयास कर रहा है, अपनी लाइफ को मोर एंड मोर कंफर्टेबल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं कहीं यहाँ पर में बहुत ज़्यादा इनह्यूमन देखा जाता है। जितना ज़्यादा लाइफ हमारी कंफर्टेबल स्टेज में जाती जा रही है, उससे अधिक कंफर्टेबल हम खोजने का प्रयास करते हैं दिनों दिन, और इस तरीके से हमारी जो इनह्यूमैनिटी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हम नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इनह्यूमन कंडीशन जो है वो मॉडर्न लाइफ की है। ही शोज हिज जीनियस बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। वो अपने जीनियस को जो है पुराने जो विषय है या ओल्ड थीम्स है उसको लेते हुए या उसके ऊपर चर्चा करते हुए वो बताते हैं हमें, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। अब समझ सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो इंग्लैंड की इतनी बड़ी जो है क्वीन थी, उन्होंने जो है उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के रूप में 1953 में उनको क्या किए थे, ऑनर किए थे, ठीक है। चलिए अब एक बार हम शॉर्ट में भी आपको बता देते हैं क्या है इसमें। तो शॉर्ट में है कि वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था, डेथ 1956 में हुई थी। कहाँ पे, इंग्लैंड के कैंट के शार्लटन विलेज में। कहते हैं 4 साल के जब वो अवस्था में थे तभी उनका जो है पिता गुजर गए और उन्हें अपने फैमिली के साथ जो है लंदन शिफ्ट होना पड़ा था, ठीक है। उन्हें जो है दुनिया में जो बच्चों की दुनिया है उनके प्रति, बच्चों के प्रति जो सेंसिटिव जो मामले हैं या कंसर्न है उसके रूप में जाना जाता है। और साथ में सुपरनैचुरल की जो दुनिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ, सुपरनैचुरल चीज़ क्या होती है। उनकी जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पिकॉक पाई है वो सपनों की जो दुनिया है उसके बारे में डिपिक्ट करती है या उसके बारे में वर्णन करती है। कहते हैं कि इन सॉन्ग्स में भी, बट इन दिस सॉन्ग्स, इवन इन दिस सॉन्ग्स, यहाँ पर में क्या है, मेलनकली का एक रूप है या नोट है। मेलनकली भी मैंने बता दिया था क्या होते हैं। पोइट जो है इनह्यूमन कंडीशन जो हमारी मॉडर्न लाइफ में है, जहाँ पे हम इनह्यूमन तरीके से मॉडर्न लाइफ को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं। वो अपने जीनियस को एविंस करते हैं। कैसे एविंस करते हैं, तो फ्रेश इंटरेस्ट के साथ पुराने जितने भी थीम है, ओल्ड थीम है, उनको भी वो लेके चलते हैं, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ जो है सेकेंड, उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए ऑनर किए थे 1953 में। तो यही है आपका वॉल्टर डी ला मेयर के बारे में। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोइट है वो है आपका केकी एन दारूवाला, जिसके द्वारा फायर हिम लिखा गया है। तो केकी एन दारूवाला जो इनका जन्म 1937 में हुआ था, डेथ अभी तक इसमें नहीं दे रखा है। द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड इज अ लैंडस्केप पोइट ऑफ एमिनेंस एंड ए वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कहते हैं ये साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1984 में इनको मिलता है, रिसिपिएंट होते हैं ये उनके, और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड मिलता है। और ये लैंडस्केप पोइट होते हैं ऑफ एमिनेंस, मतलब जिनमें उनका नाम बहुत ज़्यादा है। अब ये लैंडस्केप पोइट क्या होते हैं, देखिए लैंडस्केप का अर्थ यहाँ पे दो है। एक तो होता है ज़मीन से जुड़ा हुआ आसपास के जो क्षेत्र है, दूसरा होता है कि जो उस समय की जो सिचुएशन है या कंडीशन है उसी को लैंडस्केप भी कहा जाता है। और एक जाने माने हुए जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, या हैं। हिज पोइट्री इज़ इन हिज ऑन वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड का स्पेलिंग गलत है, ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। यहाँ थोड़ा समझने की बात है।
कहते हैं अगर उनके अपने शब्दों में देखें तो उनका जो पोइट्री है, ठीक है, वो क्या है, पूरी तरीके से इम्प्रेशनिस्टिक है। इम्प्रेशनिस्टिक का मतलब है कि उनका अपना जनरल व्यू है, उसमें वो अपना सब्जेक्टिव तरीके से बोलते हैं, लेकिन उनके पास फैक्ट्स नहीं है, उस चीज़ का पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है, केवल वो अपना जनरल व्यू उसके ऊपर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे आके दे भी रखा है रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज, जिसमें वो पर्सनल तरीके से किसी चीज़ को बताते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। He claims his poems to be rooted in the rural landscape and hence earthy। देखिए यहाँ पे लैंडस्केप यहाँ क्लियर हो गया आगे जाके कि रूरल लैंडस्केप है। कहते हैं वह यह बताते हैं कि उनका जो पोएम्स है उनकी जड़ें जो है, टू बी रूटेड मतलब उनकी जड़ कहाँ है। देखिए ये जो है थोड़ा सा सेंटेंस जो है इन्फिनेटिव को आपका जोड़ के बनाया गया है। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो बन जाता है यहाँ पर में कि वह यह क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि उनका जो पोएम है उस पोएम की जड़ें कहाँ हैं, तो ग्रामीण जो देहाती जगहों पे है, लैंडस्केप में है, या वहाँ का जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके ऊपर है। एंड हैंस अर्थी, और इसीलिए यह ज़मीन से जुड़ा हुआ है, यह अर्थ से जुड़ा हुआ है। ही शन्स सोफिस्टिकेशन, मतलब जो सोफिस्टिकेशन का मतलब यहाँ पे है कि दुनिया जो है किसी चीज़ को कैसे सोच रही है, दुनिया में जो लोग रहने वाले हैं वो किसी चीज़ को कैसे मतलब उसकी समझ कैसी है, वहाँ के लोगों की समझ कैसी है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है सोफिस्टिकेशन में आती है। लेकिन यहाँ पर मैं केकियन दारोवाला के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस सोफिस्टिकेशन से दूर रहते हैं। शन मतलब दूर रहना। एज ही थिंक्स दैट, जैसे कि उनको यह लगता है कि while adding gloss takes away the power of words, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप शब्दों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं या शब्दों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी को ग्लॉस कहा गया यहाँ पे, GLOSS, ग्लॉस मतलब जो शब्द होते हैं, तो ये हमारे जो वर्ड्स की जो पावर है, वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं पोइट्री में, उनको समाप्त कर देती है। टेक्स अवे मतलब समाप्त कर देना, ठीक है। द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। उनकी जो पोइट्री का जो विषय है या थीम है वो क्या होते हैं, आपका लव होते हैं, जिसमें प्यार दिखाया जाता है, डेथ मतलब मृत्यु दिखाई जाती है, डोमिनेशन कैसे दबदबा बना देते हैं किसी के ऊपर, सिनिसिज्म ये सिनिकल से बना हुआ है। सिनिसिज्म का मीनिंग होते हैं कि पीपल जो है काफ़ी अपने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और वो अपने में तो इंटरेस्टेड है लेकिन वो सीरियस नहीं है, वो मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही मतलब दूसरों के प्रति भी उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। इसको मतलब सिनिसिज्म को इसी तरीके से जोड़ के देखा जाता है। और जो ह्यूमन सोसाइटी की जो प्लाइट है या दशा है, प्लाइट मीन्स दशा होती है मानव समाज की, और जो हिंसा है, ये सारी चीज़ें उनकी पोइट्री का विषय बनता है, ठीक है। ही राइट्स विद इंटेंसिटी एंड वीगर, वो कैसे लिखते हैं, तो इंटेंसिटी और वीगर के साथ लिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी राइटिंग में बहुत ही स्पीड है, इंटेंसिटी है और बहुत ही ताकत है, वीगर है। इन्वॉल्व इन पोइट्रिक क्रिएशन, और कहते हैं यहाँ पर में कि जिससे कि पोइट के पास होनी चाहिए, क्योंकि जब पोइट कोई चीज़ लिखेगा, पोइट्रिक क्रिएशन करेगा, तो ये जो इंटेंसिटी और वीगर है इसकी उन्हें ज़रूरत होती है। सिंस ही हैड बीन ए पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोइट्री, कहते हैं तो पुलिस सर्विस में रहे थे, इसीलिए वायलेंस जो है वो उनको पोइट्री से बाहर नहीं किया जा सकता, मतलब अनअवॉइडेबल है वायलेंस, क्योंकि आपको पता है पुलिस में जब कोई जॉब करने जाएगा तो वायलेंस तो ऐसा है नहीं कि आप नॉन वायलेंस के तरीके से काम करेंगे, तो वायलेंस जो है उनकी पोइट्री में कहते हैं इनको नहीं हटाया जा सकता, अनअवॉइडेबल नहीं किया जा सकता। ये तो रह गई इनकी बात। अब है कि इनका इम्पॉर्टेंट जो वर्स वॉल्यूम है वो क्या सब है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं कि हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स जो उन्होंने लिखा था इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम वर्स में, उसमें है आपका अंडर ओडियन 1970 में, एपरेशन इन अप्रैल 1971 में, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में। तो ये तो मैंने थोड़ा आपको ब्रॉडली एक्सप्लेन करके बताया, अब थोड़ा सा ब्रीफली करके इसको बता देते हैं, छोटा करके, ठीक है। देखिए
सबसे पहली बात तो हमने बताया था कि केकेएन दारूवाला जन्म कहाँ हुआ था ये तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये दिए हुए हैं कि इनको जो है वो साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 में और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड जो है इनको मिला था। मैंने सारा कुछ बताया कि एमिनेंस थे, लैंड्सकेप पोइट थे, जाने माने हुए शॉर्ट स्टोरीज थे, उनकी पोइट्री जो है अपने शब्दों में इम्प्रेशनिस्टिक थी, और वो ये बात का क्लेम भी करते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं कि उनकी पोइट्री जो है वो रूरल लैंडस्केप में तैयार हुई है और इस तरीके से ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वो संसार में लोग कैसे सोचते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस सब से खास करके जो है वो दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा ग्लॉसरी का यूज़ करते हैं तो वो उनकी वर्ड्स की जो पावर है उनको मार देती है, टेक्स्ट अवे कर लेती है। उनकी पोइट्री की जो थीम है उसमें लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और वायलेंस शामिल हैं। वो बहुत ही इंटेंसिटी और विगर के साथ लिखते हैं, जो कि एक पोइट के पास होना चाहिए किसी भी पोएम को लिखने के लिए। क्योंकि वो पुलिस सर्विस में रहे थे तो वायलेंस को जो है टाला नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उनकी पोइट्री में आपको वायलेंस भी देखने को मिल सकती है। उनके जो इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स है वर्स, जिसमें कि अंडर ओरियन 1970 में, एपरेशन इन अप्रैल 1971 में और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में, ये सारे उनके इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे कोई और पोइट और हम पोएम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके बाद जो है आपका टी.एस. एलियट के बारे में जानते हैं, जिसका पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट है। इनका जन्म 1888 में और 1965 में इनका डेथ हुआ था। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट इनके द्वारा लिखा गया है पोएम, इसमें आपके टेक्स्ट बुक जो है इसमें खास करके जो है आपका इनका जन्म सेंट लुइस मिसौरी में यूएसए में हुआ था, मतलब यूएसए के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है, नाम थोड़ा याद रखिएगा, थॉमस स्टर्न्स एलियट, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है टी.एस. एलियट। कहा था इनका जन्म जो है वो सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में तो हुआ था, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन अंत में वो जाके इंग्लैंड में सेटल हो गए। एक क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, क्लासिसिस्ट से लिए क्लासिकल क्या होती है बड़ा लंबा विषय है बताने के लिए, ठीक है, लेकिन कहते हैं लिटरेचर के एक अच्छे जानकार हैं। एंग्लो कैथोलिक रिलीजन है, ये एंग्लो कैथोलिक भी आपका एक किसका है, आपका हिस्ट्री का विषय है। तो रिलीजन में क्या थे, ये एंग्लो कैथोलिक थे, ठीक है, एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में क्या थे, रॉयलिस्ट थे। ठीक है, रॉयलिस्ट तो जानते ही आप, जिसको कि बहुत अच्छा समझा जाता है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, उसी को रॉयलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। कहते 20th सेंचुरी के बहुत सारे जो पोइट थे, उनमें से जो एक पोइट जो ग्रेट थे बहुत सारे, उनको बनने के लिए वो बढ़ते चले गए या रोज करते गए। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। कहते हैं वो एक जाने माने हुए प्रतिष्ठित जो है वो क्रिटिक और नाटककार भी थे। क्रिटिक क्या होता है, जो दूसरे के जो लिखा हुआ कोई चीज़ होता है उसके बारे में भला बुरा कहता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो क्रिटिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद है, ही वॉज अवार्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में उन्हें लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज जो है दिया गया। His best known poems are The Westland, Ash Wednesday and Four Quatrains। कहते हैं कि उनके जो जाने माने हुए पोएम है उसमें द वेस्टलैंड है, ऐश वेंसडे है और 4 क्वार्टेट्स हैं। ये इनके जो है आपके जाने माने हुए पोएम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, as a poet and a spokesman for his age, he truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। कहते हैं पोइट और स्पोक्समैन के रूप। स्पोक्समैन कौन होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, किसी के जगह पर में कोई बोलने वाला व्यक्ति को स्पोक्समैन कहा जाता है। तो अपने जो टाइम थे, अपनी जो एज थी, उनकी एज मतलब यहाँ समय होगा, उम्र नहीं होगा, तो उस समय में पोइट के रूप में और स्पोक्समैन के रूप में ही ट्रूली जो है रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ 20th सेंचुरी। वो सत्यवादी तरीके से या सत्य तरीके से जो 20वीं सदी के जो दर्शन की जो मूड होती है, फिलोसफिकल मूड होती है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी का जो दिमाग होता है, सोसाइटी में जो होने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं।
द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी, अब यहाँ तक तो पोएट के बारे में था, अब थोड़ा पोएम के बारे में दिया हुआ है कि जो अभी जो आप पोएम पढ़ेंगे मैकाविटी मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोसियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, मतलब इससे ये लिया गया है ओल्ड पोसियम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। देखिए यहाँ पर मैं जो है लिखा भी हुआ है ओल्ड पोसियम बुक ऑफ, कहेगा किस कलेक्शन से लिया गया है, तो ओल्ड पोसियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, लेकिन कैट लग गया तो बड़ा मुश्किल है कि ये क्वेश्चन आपको देगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा बहुत आसानी से, कोई भी इसको कर लेगा, ठीक है। तो उसमें से जो है मैकाविटी जो है वो द मिस्ट्री कैट लिया गया है, which was made into a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। कहते हैं जिससे कि एक सक्सेसफुल रूप से ढाला गया, म्यूज़िक में ढाला गया स्टेज में, जब इसको स्टेज पे दिखाया गया ये भी कह सकते हैं, which was made into a very successful music on stage। और इससे किसके द्वारा, तो सर जो एंड्रू लॉयड वेबर थे, जो एक बहुत ही बड़े म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनके द्वारा। इट इज़ ए लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेन, मतलब एक लाइट पोएम और मॉक हीरोइक पेन है। मॉक हीरोइक का मतलब होता है जो किसी के ऊपर मजाक करता है, मतलब किसी का मजाक उड़ाने का प्रयास करता है और इस तरीके से उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास करता है, तो इसी को मॉक हीरोइक कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पास्ट में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मॉक हीरोइक क्या होते हैं, कौन कौन से इसके एमिनेंट राइटर थे या पोइट्स थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इट डज नॉट नीड एनी सॉलम और डिटेल्ड एनालिसिस, कहते हैं इसमें कोई और साफ करके या डिटेल्ड एनालिसिस की इसको ज़रूरत नहीं है। इट्स चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिक रिदम एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज़ इन फैक्ट ए कैट। कहते हैं इनकी जो सुंदरता है वह एक सुंदर जो राइम्स जो इस पोएम में तैयार की गई है, और जो गैलोपिंग मतलब बहुत स्पीड में, गैलोपिंग का मतलब बहुत तेज़ी से होने वाला कोई चीज़, जो रिदम है, और साथ साथ जो कॉमिक इफेक्ट है, कॉमिक पता ही थे जो मॉक से जुड़ा हुआ है, जो आपको हंसी दिलाता है। मॉन्स्टर क्रिमिनल के बारे में, मॉन्स्टर क्रिमिनल कौन है यहाँ पर में, जो कि एक वाकई में एक कैट है, ठीक है। वहीं से इसकी सुंदरता आ जाती है। तो इसीलिए इसी कारण से यहाँ पे पोइट कहते हैं कि इसे कोई साफ या डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत इस पोएम को नहीं है। चलिए एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा समरी में थोड़ा बता देते हैं। तो समरी में बता रहे हैं कि थॉमस स्टर्न एलियट का जन्म 1888 में आपका सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में हुआ था और डेथ 1965 में हुई थी, लेकिन कहते हैं अंत में वो इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए। लिटरेचर में वो क्लासिसिस्ट थे, एंग्लो कैथोलिक जो है रिलीजन से थे, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट थे, और ग्रेट पोइट्स के रूप में 20th सेंचुरी में जो है उभरना शुरू हुए। वे जाने माने हुए क्रिटिक और ड्रामेटिस्ट भी थे। उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में 1948 में जो है दिया गया था। उनके जाने माने हुए जो पोएम्स थे उसमें वेस्टलैंड, ऐश वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स थे या क्वार्टेट्स हैं। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि एज ए पोइट एंड स्पोक्समैन, कहते हैं यहाँ पर में कि पोइट और स्पोक्समैन के रूप में अपने एज के वो बहुत ही साफ या ट्रूली तरीके से इंटेलेक्चुअल, सोशल और फिलोसफिकल जो मूड होती है 20th सेंचुरी के, उसके बारे में बताते हैं। मैंने सारे वर्ड को आपको बता दिए हैं कि किसका मीनिंग क्या होते हैं। अभी जो आप प्रेजेंट जो मैकाविटी और मिस्ट्री कैट जो आप पढ़ेंगे इसमें दे रखे हैं कि ये आपका ओल्ड पोसियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, जो कि एक इसको सक्सेसफुल बनाया गया म्यूज़िक की मदद से, जिसके कंपोज़र थे सर एंड्रू लॉयड वेबर। ये एक आपका हल्का पोएम है जो मॉक हीरोइक पेन से पे काम करती है। इससे कोई साफ या बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सुंदरता जो है राइम और गैलोपिक रिदम और साथ साथ जो कॉमिक इफेक्ट है मॉन्स्टर क्रिमिनल कैट के अंदर में, वहीं से सब कुछ दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 जो आपके, पहला पोएट हमने कौन सा करा है तो वाल्टर डी ला मेयर का, दूसरा पोएट का दारूवाला का, और जो अभी करवाए हैं ये हैं आपका थॉमस स्टर्न एलियट। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी तरीके से कुछ और पोइट्स को करवाएंगे।